हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये आपके क्लास 12th का आखिरी चैप्टर, और इसके साथ हम लोग पूरा सिलेबस का दी एंड करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर बच्चे को तकलीफ देता है, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बस इतना कहूंगा कि ये जो मैं कैश फ्लो की 8 क्लास बना रहा हूँ, इस 8 क्लास को पूरा देखने के बाद, इस क्लास के एक एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम बनाने के बाद एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जाएगा और तुम्हारे 8 में से 8 नंबर आएंगे, पक्की बात है। लेकिन डे 1 अगर आपने नहीं देखा है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, तो प्लीज पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आना। पार्ट 1 के अंदर मैंने तुम्हें जो बताया वो था बेसिक्स, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, कि हम खाते कैसे बनाते हैं, हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, हमने उसकी बात करी। आज मैं पार्ट 2 के अंदर जो बताने वाला हूं, मुझे एक एक बच्चे से वीडियो पॉज करके अभी प्रॉमिस चाहिए कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितने ही पेज हमें क्यों ना भरने पड़े, आज सर आप जो लिखवाओगे ये हम सब अच्छे से याद करके आएंगे। ऐसा फराटेदार याद होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। तरीका मैं बताऊंगा, इतना लंबा फॉर्मेट है पर मैं चाहता हूं आप याद कर लो, क्योंकि अगर तुमने कैश फ्लो का फॉर्मेट याद कर लिया तो 8 नंबर लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट, राइट। देखो, मैंने आपको कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर बनता है। एएस 3 के अंदर जो रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में कैश फ्लो का कौन सा मेथड है क्लास? इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस में कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। अब कैश फ्लो के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी होती है। हमें कैश फ्लो के अंदर यही जानना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन तीनों एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट। तो कैश फ्लो के अंदर 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। थोड़ा सा डीपली चलते हैं, इन तीनों का मतलब समझते हैं, और फिर मैं तुम्हें फॉर्मेट याद कराऊंगा, राइट। चलो, तो सबसे पहले एक छोटी सी बैलेंस शीट मैं आपको दिखाता हूं बनानी, कैसे बनाते हैं। अब वैसे कि कैश फ्लो कंपनियां बनाती हैं, तो कंपनी जब कैश फ्लो बनाती है तो कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी नहीं होती है, राइट। लेकिन मैं तुम्हें सिखाने के लिए बना रहा हूं। मुझे पता है ये फॉर्मेट ओल्ड है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे मैंने फॉर्मूला सिखाया था अकाउंटिंग रेशियो में, वही तरीके से क्लास सिखा रहा हूँ। ये बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को आप लोग नॉन करेंट एसेट बोलते हो। फिर यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है। फिर यहाँ पे आता है करंट एसेट। अकाउंटिंग रेशियो में याद है ना, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखाया था। इसी तरीके से फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट, ये 3 चीजें इधर आ गई, राइट। अब लाइबिलिटी साइड क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। यहाँ आता है डिबेंचर्स या लोन्स, फिर आता है करंट लायबिलिटी, और ये हो जाता है क्लास इसका टोटल, ओके। बैलेंस शीट यही बनती है ना, इसी तरीके से आप बैलेंस शीट बनाते हो, ओके। चलो, तो अब ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सर आपने बोला कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में जो भी काम किया जाता है, सैलरी देना, ठीक है, और सामान खरीदना, सामान बेचना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर जितनी भी हो रही हैं, रेंट पेड करना, ये सब चीज़ क्या होता है क्लास? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डे टू डे बेसिस पे जो भी खर्चे किए जाते हैं, जो कमाई आती है बिजनेस की, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। अब दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं क्लास? ऑब्वियसली मुझे बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना है, मुझे बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, किसी दूसरी कंपनी को खरीदना है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिंग है, कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट।
तीसरी चीज़ है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब बिजनेस के अंदर पैसा कैसे आएगा, तो ऑब्वियसली क्लास लोन लेंगे, शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे या इनको रीपेमेंट करेंगे, ये सब काम फाइनेंसिंग है। तो दिमाग में एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, इन्वेस्टिंग का मतलब फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट, और फाइनेंसिंग का मतलब हमें पैसा कैसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। तो अब कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग में आती है, कौन सी चीज़ इन्वेस्टिंग में आती है, कौन सी चीज़ फाइनेंसिंग में आती है, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक कैश फ्लो नहीं बन पाएगा आपसे। तो तुम्हें मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुम इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे कहाँ पे क्या आता है। और आधा तो नहीं, खैर 75%, आधे से भी ज़्यादा, 75% सिलेबस तुम्हें यही याद करवा के भेजूंगा। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है क्लास, कमेंट सेक्शन में इन शॉर्ट लिख के रिवाइज कर लेना, सो दैट तुम्हें वो याद रहे। अगर तुम सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस कर दो कि सर हम इस फॉर्मेट को कुछ भी हो हम पे छोड़ दो, हम याद करके आएंगे। हालांकि मैं तुम्हें याद कराऊंगा आज की पूरी क्लास, इसी के ऊपर पूरा क्लास हम लोग नोट कर रहे हैं, पर आप इससे अच्छे से कर लोगे तो अगली क्लास में मजा आ जाएगा। आपको क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, आप देखोगे शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी क्वेश्चन का पैटर्न समझने में, लेकिन क्लास अगली 2 क्लासेस के अंदर आप कैश फ्लो में परफेक्ट होने वाले हो। ओके, चलो, तो ये है बैलेंस शीट की सारी चीजें। इसमें से फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ध्यान समझना, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। बात समझ आ गई क्लास? मैं थोड़ा डिटेल में चलता हूँ अब इसको, ठीक है। मैंने क्या बोला क्लास, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, तुम सारे बच्चे लिखोगे ना इसको क्लास कॉपी में या कमेंट में, पक्का लिखना, ठीक है। जब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फॉर्मेट मेरे पास बना हुआ है पूरा, मैं फिर भी लिख रहा हूँ हाथ से, सो दैट तुम अटेंशन लो। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कोई भी फिक्स असेट को बेचो, कोई भी इन्वेस्टमेंट को बेचो, कोई भी फिक्स असेट कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो ये क्लास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, आपने बेचा तो ये आएगा। अच्छा, अगर बेचेंगे तो ये प्लस होगा, क्योंकि बेचने से पैसा आता है, हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई भी चीज़ बेचेंगे तो उसको बेचने से हमारे पास पैसा आएगा, सो इसीलिए इसे हम प्लस करते हैं, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूँ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, सर सेल आएगा तो परचेज भी आएगा, सेल प्लस परचेज माइनस। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्लस होता है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो माइनस होता है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट प्लस, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट माइनस। इसके अलावा अगर मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं क्लास। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा प्रॉपर्टी में तो मुझे रेंट मिलेगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के शेयर्स में करूंगा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि पैसा आएगा तो प्लस, कैश फ्लो में पैसा आ रहा है प्लस, जा रहा है माइनस। क्या ये तीनों बातें दिमाग में सेट हो गई? हाँ सर, परचेज ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ फिक्स असेट, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट है और तो इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आएगा वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेंगी। देखो, तुमको इन्वेस्टिंग याद हो गया ना, फाइनेंसिंग भी याद हो जाएगा तुमको, क्लास ऑपरेटिंग भी याद हो जाएगा। मुझे तुम्हें आज याद करा के भेजना है, बस तुम लोगों से एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, याद कर लेना। मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा आज, क्योंकि अगर तुम्हें ये याद हो गया तो आसान हो जाएगा चैप्टर, ये याद नहीं है चैप्टर टफ लगेगा। और अगर तुम्हें याद हो जाए मेरे ट्रिक से तो इसे एक एक बच्चे तक पहुँचाना, अपनी क्लास के एक एक बच्चे को शेयर करना पर्सनली, राइट। चलो, अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज आती है इसमें, जब भी एक एक्स्ट्रा बोल देता हूं तो वो दिमाग में रहता है, हाँ वो एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा आता है क्लास, गुडविल परचेज्ड। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आता है क्लास जो कि है गुडविल परचेज्ड, और क्योंकि परचेज किया है तो पैसा जाएगा इसीलिए माइनस, और इसका जो लास्ट में टोटल आता है ये हो गया क्लास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल। दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर आप ये बताओ, ये फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन क्या है?
अगर आंसर प्लस में आ गया तो लिखोगे कैश फ्लो, फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इतना पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है। और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर आंसर ये माइनस में है, अगर आंसर है माइनस का 40,000 तो लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आंसर आ रहा है प्लस का 40,000, लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, फ्लो और यूज्ड। ओके, तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें क्लास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर हो जाती हैं, टोटल 4 चीज़ें। अब एक और सवाल, सर गुडविल की सेल नहीं होगी क्या? गुडविल परचेज है भैया, देखो गुडविल है बिजनेस का नाम, उसको नहीं बेचते, तो यहाँ पे वो सेल कवर नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। दूसरी बात, वो कहीं और आता है, गुडविल जो राइट ऑफ होता है ना, वो सेल नहीं होता, वो कम होता है या बढ़ता है, बढ़ रहा है तो परचेज। मैं बोलूँ ऐसे, अगर मैं ऐसे बोलूँ, गुडविल पहले था, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, पहले था 5 लाख, अब हो गया 8 लाख, तो इसका मतलब परचेज है ना, पहले 5 अब 8, तो क्या हो गया परचेज गुडविल। कितना परचेज किया? 3 लाख। ये 3 लाख यहाँ दिखाओगे, अगर ये 5 से 2 हो जाए तो ये 3 लाख राइट ऑफ हो गया, वो ऑपरेटिंग में जाता है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। गुडविल अगर आप किसी खरीदोगे तो वो भी क्लास इन्वेस्टमेंट जैसा ही है, इसीलिए क्लास उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं। तो गुडविल परचेज इज कंसिडर एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 1 2 3 4 फटाफट जाओ कमेंट में हेडिंग डालो इन्वेस्टिंग, और ये चारों चीज़ें लिख के इन शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट में, कि हाँ हमें याद है। देखना तुम हमेशा इसे याद रखोगे, फिर कभी भूलोगे नहीं। ओके सर, हमें समझ आ गया कि कौन सी चीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। कई बार 1 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, बताओ ये किस एक्टिविटी में जाएगा, बताओ ये किस एक्टिविटी में जाएगा। तो अगर वो फिक्स असेट और वो इन्वेस्टमेंट है, वो गुडविल है, वो इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंट मिला है क्लास किसी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट पे, तो वो सारी चीज़ें क्लास आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी। ठीक है, शेयर डिबेंचर, ठीक है, शेयर डिबेंचर आपकी जो दूसरी वाली बुक है ना शेयर डिबेंचर की, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इन दोनों से रिलेटेड हर चीज़ आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ध्यान समझना, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज़ आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। शेयर और डिबेंचर, तो इन दोनों से रिलेटेड हर चीज़ क्लास किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बात समझ आ गई? ओके, जैसे भाई देखो फाइनेंस क्या है, पैसा जो उधार लेते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो या तो शेयर से ले सकते हैं यानी इक्विटी, या तो डिबेंचर से ले सकते हैं यानी कि डेट, है ना। तो ये दोनों से रिलेटेड हर चीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि आप हेडिंग डाल के लिखो, तो आप क्या क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। पहले हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है ना उसको, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन दोनों को लर्न कर लेते हैं और अपनी कॉपी में एक बार बिना देखे लिख लेते हैं, दिमाग में हाँ आ चुका है क्योंकि हमने बिना देखे लिखी है, इट मीन्स हमको याद है। फिर हम ऑपरेटिंग याद करेंगे और फिर तुम घर पे जाके पूरा तीनों एक साथ लिखोगे और वापस कमेंट में आके बताओगे। कंजूसी बिल्कुल नहीं चाहिए क्लास, आपके हमारे बीच दिल का रिश्ता है, वो तभी जुड़ेगा जब आप कुछ हमें बोलोगे, मैं कुछ आपको बोलूँगा, राइट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहला जो है वो है क्लास इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू करना, अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, वो इससे हमारे पास पैसा आएगा। या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, या लोन टेकन, या आपने लोन लिया, ये सारी चीज़ें प्लस एक्टिविटी हैं कि इन सब से पैसा आता है। कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, उससे पैसा आता है। कंपनी डिबेंचर इशू करती है, उससे पैसा आता है। कंपनी किसी से लोन ले लेती है, उससे कंपनी के पास पैसा आता है। तो शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना और लोन लेना, ये सारी चीज़ें प्लस। लेकिन इसका उल्टा, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर से रिडम्पशन होता है, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या लोन को रीपेड कर दिया, तो ये माइनस होगा। चाहे शेयर इशू करो, चाहे डिबेंचर इशू करो, चाहे लोन को रिडीम करो, ये क्लास क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इससे पैसा जाता है। तो शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, लोन लिया, पैसा आएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट है, फिनेंस से रिलेटेड है। इनका रिडम्पशन किया तो भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, क्योंकि पैसा इस सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप शेयर इशू करोगे तो इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर पे इंटरेस्ट दोगे, शेयर्स पे
डिविडेंड पेड दोगे, इसके ब्रैकेट में पी वाई लिख दो। अब इस पी वाई का क्या सेंस है वो हम बाद में बात करें, बस लिख दो पी वाई का मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो यहाँ माइनस होगा क्योंकि पैसा जाता है। लर्न कर लिया आपने शेयर डिबेंचर लोन, पैसा कैसे लेते हैं, शेयर डिबेंचर लोन, इशू करना प्लस रिडीम करना माइनस, और अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट दोगे। अब भाई जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट मिलता है, तो लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस था इन्वेस्टिंग में, यहाँ पे रीपेड लोन क्या माइनस, यहाँ पे डिविडेंड सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट पेड माइनस, यहाँ पे डिविडेंड पेड है हम पे कर रहे हैं तो माइनस, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था तो मिला था डिविडेंड तो वो प्लस, वो इन्वेस्टिंग ये फाइनेंसिंग। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा दो चीज़ें आती हैं क्लास, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसा है ना, अगर हम लोग बैंक से उधार ले लेते हैं तो वो भी क्लास आपका लोन की तरह ही हो गया। अबे बैंक ओवरड्राफ्ट भी कुछ ऐसा ही है कि मेरे खाते में है 2 लाख, मैंने 3 लाख का चेक दिया और बैंक ने उसको क्लियर कर दिया, तो मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस आएगा माइनस का 1 लाख, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी कि बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस। तो अगर वो बढ़ रहा है नेगेटिव बैलेंस तो इसका मतलब आपने लोन ही लिया है तो ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा। और अगर आपने डिक्रीज किया बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कम हो गया, आपने पेमेंट कर दी, आपने पेमेंट कर दिया वो कम हो गया, तो क्या होगा ये माइनस। अब इसके बाद यहाँ जो आएगा, फाइनली यहाँ जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश फ्लो या यूज्ड इन। देखो जैसे उसमें एक एक्स्ट्रा आइटम क्या था, गुडविल परचेज, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट एक्स्ट्रा आइटम है, बढ़ेगा प्लस घटेगा माइनस, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन, अगर तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक भी ये याद हो रहा है ना तो भी समझ लेना जल्दी याद हो गया तुमको। बहुत बड़ा फॉर्मेट है, बुक में देखना 1.5 पेज का है, कॉपी में उतारोगे 3 पेज। यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो सर हमें ये लिखवा दिया आपने, हमें याद भी हो गया, एक बार मैं तुम्हें क्विक रिवीजन करा देता हूँ, एक बार लिख लो इसको आप आराम से, फिर मैं तुम्हें रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहला, शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, लोन लेना, सब फाइनेंसिंग है, रीपेमेंट करेंगे तो भी फाइनेंसिंग है, माइनस में आएगा। अब अगर हमने शेयर इशू किया तो पब्लिक को डिविडेंड देंगे, लोन लिया है तो पब्लिक को इंटरेस्ट देंगे, ये भी फाइनेंसिंग है, क्योंकि लोन और शेयर ये सब फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, उसी से रिलेटेड इंटरेस्ट है, उसी से रिलेटेड डिविडेंड है। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, प्लस आइटम, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो होगा माइनस आइटम। और कैश फ्लो जो आंसर आएगा इन सबको जोड़ के वो कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर हम बात करते हैं क्लास इन्वेस्टमेंट का, तो फिक्स असेट का सेल परचेज, इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज, फिक्स असेट, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट हमें मिला है या कोई हमें रेंट मिला है, डिविडेंड मिला है, वो आएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, गुडविल परचेज, जहाँ पैसा आएगा प्लस, जहाँ पैसा जाएगा माइनस। तो कैश फ्लो की 3 एक्टिविटी में से ये 2 एक्टिविटी कर ली हमने। सर अब हमें बता दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है। बच्चों सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है तुम्हें ये कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई बुक नहीं बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि जो फाइनेंसिंग में नहीं आया, जो इन्वेस्टिंग में नहीं आया, जिसका कोई नहीं है, उसका ऑपरेटिंग है। मतलब ऑपरेटिंग मतलब जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता वही क्लास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ऐसा डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा हुआ है कि जो यहाँ नहीं वो यहाँ आएगा। सो तुम्हें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें ऑपरेटिंग। फिर भी क्या क्या चीज़ें आती हैं क्लास, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो बची उची चीज़ें हैं, ये सब ऑपरेटिंग में आता है। तो चलो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट याद करते हैं। ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, इसमें कुछ चेंजेस आए हुए हैं इसलिए रिवाइज्ड है। ओके चलो, बस तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो तुम बिल्कुल आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो इस पर। चलिए, तो ये हो गया क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट। ध्यान से अच्छे से क्लास देखना। ये है क्लास पूरा का पूरा ऑपरेटिंग, यहाँ इन्वेस्टिंग है, यहाँ पूरा फाइनेंसिंग है, और लास्ट में डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक एक करके हम सारी की सारी चीज़ों को समझते हैं। पहले देखो यहाँ पे कैश फ्लो में हम ऐसे लिखते हैं ABCD। ए फॉर जो होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और जो डी होता है वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये क्या है,
बेटा देखो, कैश फ्लो का मतलब क्या है, कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो जब भी मैं यही बोलता हूँ कितना कैश आया कितना कैश गया, तो कैश इज नॉट ओनली कैश, कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला कैश बैलेंस, दूसरा बैंक बैलेंस, तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कहीं ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करी है जो आमतौर पे 90 डेज में मैच्योर हो जाता है, उस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये कैश बैलेंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये चार चीज़ें लेंगे। तो अभी सर इसका फॉर्मेट हमें याद है, इसका फॉर्मेट हमें याद हो गया, अब हम इसका फॉर्मेट याद करेंगे, फिर ये तो 2 लाइन का बहुत आसान है। ठीक है, चलो आ जाओ, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत बड़ा है, बट तुम्हें मैं याद करा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है, देखना जलवा आप। ठीक है, चलो, तो हमें ऐसे डालना है हेडिंग ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें कंपनी का नाम लिख देना है, हमें ये भी लिख देना है कि एज पर, मैं क्वेश्चन में करा दूंगा, देख लेना, AS3 रिवाइज्ड, और यहाँ पे सबसे पहले पर्टिकुलर्स आएगा, फिर आएगा डिटेल्स, फिर आएगा अमाउंट। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, जैसे तुम परचेज बुक सेल्स बुक में करते थे ना क्लास 11th में, वैसा ही है, सेम टू सेम। तो ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहली हेडिंग। और तुम लगभग 16-17 लाइन छोड़ देना अपनी कॉपी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख के 16-17 लाइन छोड़ देना। उसके बाद बी, ये रहा बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 6 लाइन छोड़ देना, इसके बाद 6 लाइन। फिर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इसमें भी 6 लाइन छोड़ देना। ऑपरेटिंग के लिए 16 लाइन, इन्वेस्टिंग के लिए 6-6 लाइन, वो मैक्सिमम है, कम मत करना, थोड़ा ज़्यादा ही कर देना। तो ये हो गया तीनों के तीनों फॉर्मेट। अब इसे फॉर्मेट को मैं आपको क्लास, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, 7003655625 व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने शॉर्ट में पूरा बना रखा है क्लास ये फॉर्मेट, टेलीग्राम चैनल आपको मेरे नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। सुनो मेरी बात, तो ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझो। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे है नेट प्रॉफिट, यानी कि सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सबसे पहले है क्लास नेट प्रॉफिट और सरप्लस। तुम्हें ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर दी होगी, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट के अंदर आता है, हेडिंग तुमको मैंने बता रखा है, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, रिजर्व एंड सरप्लस आता है बैलेंस शीट की हेडिंग में, उसके अंदर तुमको ये आराम से दिया होगा, दिए रखा होगा तुमको। ठीक है, तुम वो ले लेना क्लास, यहाँ पे सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इसमें 4 चीज़ें जोड़नी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर मैं तुमको बोलूँ ऐसा बुक में दिया गया है सरप्लस पिछले साल का 5 लाख है, इस साल का 8 लाख है, तो पिछले साल के एंड में प्रॉफिट था 5 लाख, इस साल के एंड में प्रॉफिट है 8 लाख का, तो आपने कमाया कितना है 3 लाख। पिछले साल के एंड में प्रॉफिट है 5 लाख का, इस साल के एंड में प्रॉफिट है 8 लाख का, तो आपने कमाया कितना 3 लाख। कैसे निकला, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस। पर सच कहूँ तो ये रट्टा मत मारना, करंट माइनस प्रीवियस, लॉजिक समझना, पिछले साल था 5, अब हो गया 8, तो आपने कमाया कितना है 3 लाख आपने कमाया। तो सबसे पहले लिखोगे सरप्लस, यानी कि नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, राइट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आपका पहला काम है। अब समझो, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब इसमें 4 चीज़ें जोड़नी है, शॉर्ट में टिप याद कर लो, टिप, वो गाना सुना, टिप टिप बरसा पानी, गाना सुना होगा ना आपने। ठीक है, ठीक है, तो ये टिप और फिर ये पी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टिप और फिर पी, टिप पी, एक एक्स्ट्रा पी आ गया, समझ लो। ठीक है, तो टी फॉर क्या है क्लास, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कैसे, मान लो आपको ऐसा दिया होगा जनरल रिजर्व, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, पहले 3 लाख है, 5 लाख हो गया, कितना ट्रांसफर हुआ, पहले जनरल रिजर्व 3 लाख का था, अब 5 लाख का हो गया, कितना ट्रांसफर किया आपने 2 लाख का। सो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आप यहाँ लिख दोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। टी फॉर टे, आई, आई से क्या होता है इंटरिम डिविडेंड, आई फॉर क्या होता है क्लास इंटरिम डिविडेंड, आई से होता है क्लास इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, अब डिविडेंड बेसिकली होता क्या है, मैं ध्यान से तुम्हें पहले समझाता हूँ कि क्या होता है डिविडेंड, राइट। देखो, कंपनी हर साल जो प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का एक हिस्सा जनता को बांट देती है, जिसको बोलते हैं
डिविडेंड, ठीक है। प्रॉफिट का एक हिस्सा, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो बांट दिया जाता है, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो जनता में बांट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। अब होता क्या है कि ये डिविडेंड बांटना इतना आसान नहीं होता। कितना प्रॉफिट बांटना है इसको डिसाइड करते हैं कंपनी के बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर मिलके डिसाइड करते हैं कि भैया कितना डिविडेंड जनता में बांटना है। तो सबसे पहले इसको प्रपोज करते हैं। क्या करते हैं क्लास? प्रपोज, कि हाँ ठीक है यार, हम लोग एक प्रस्ताव रखते हैं कि हम इस साल इतना डिविडेंड बांटेंगे। फिर कुछ दिन के बाद एक मीटिंग होती है कंपनी में, हर साल एक मीटिंग होती है। और मीटिंग तो कई सारी होती है, लेकिन एक कॉमन मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। तो कंपनी इस एजीएम के अंदर डिविडेंड को डिक्लेयर करती है। शेयर होल्डर्स सारे के सारे मीटिंग में आते हैं, उनको कहती है भैया हम इतना डिविडेंड देने वाले हैं। शेयर होल्डर के पास इतनी पावर नहीं कि इसको बढ़वा दें या कम करवा दें, कम करवाते नहीं है, बढ़वा वो सकते नहीं है। तो जितना डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया है, कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में वो डिक्लेयर हो जाता है। और विद इन 30 डेज कंपनी इसकी क्लास क्या कर देती है, पेमेंट कर देती है। तो डिविडेंड हमेशा 3 स्टेज से होकर निकलता है। प्रपोज यानी प्रस्ताव रखा गया है, डिक्लेयर मतलब ऑफिशियली अनाउंस हो गया, इट्स नाउ लाइबिलिटी, और उसके बाद क्लास पैसा चला जाता है। बट क्योंकि डिविडेंड्स जो बेसिकली एजीएम ना साल के एंड में होता है, तो अब 30 दिन बाद तो अगला महीना चला गया, तो यानी कि अगर मुझे इस साल कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो पिछले साल का है। सैलरी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको ना, कि अगर मुझे 1 तारीख को सैलरी मिल रही है, 1 मार्च को मुझे सैलरी मिल रही है, तो वो फरवरी मंथ की सैलरी होगी। मार्च की सैलरी मुझे मार्च में कैसे मिल जाएगी भाई? मार्च में काम करूंगा तब जाके 1 अप्रैल को सैलरी मिलेगी, जल्दी से जल्दी मिलेगी तो भी 1 तारीख को मिलेगी। तो अगर मुझे मतलब हम लोग पिछले साल का डिविडेंड जो हमने प्रपोज किया था उसकी इस साल पेमेंट करेंगे, और इस साल के लिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। तो डिविडेंड हमेशा पिछले साल का पेड होता है इस साल में, राइट? ओके, तो यहीं पे क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक करो, इंटरिम। तो लेकिन इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरम को बोलते हैं इसको हिंदी में इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड बेसिकली वो डिविडेंड जो इसी साल प्रपोज हो जाता है, इसी साल पेड हो जाता है। मतलब शेयर होल्डर को खुश करने के लिए एक स्पेशल डिविडेंड हम लोग देते हैं जो इसी साल प्रपोज होता है, इसी साल पे हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। सो इंटरिम डिविडेंड में कोई करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, एडिशनल पॉइंट में, बैलेंस शीट के नीचे मिलेगा। इसीलिए क्लास यहाँ पे कोई करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं है। बात समझ गए? टिप, टी फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर किया, इंटरिम डिविडेंड। अगला है प्रपोज डिविडेंड, और ये प्रीवियस ईयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कंटिजेंसीज के लिए है। वो कहता है प्रपोज डिविडेंड आपको कौन से साल का लेना है, प्रीवियस ईयर का। तो तुम्हें याद रखना है बस, सिंपली ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इस पर डिस्कशन करके। प्रपोज डिविडेंड मतलब जो आपने प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा है, वो प्रीवियस ईयर। ये इंटरिम अलग है, ये अलग है। उसके बाद लास्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये किसका है क्लास? करंट ईयर। मैंने आपसे कहा था कि करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड होता है, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अपनी कॉपी में ना इसे मेड भी लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करंट ईयर। तो ये चीज़ें हैं जो सबसे पहले, जैसे ही आप नेट प्रॉफिट में चारों चीज़ ऐड करोगे तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पहले इतना दिमाग में सेट कर लो। बताओ क्या क्या था बेटा? सबसे पहले सरप्लस, फिर टिप पी, टिप पी, टिप टिप बरसा पानी, ठीक है, वो गाने से याद कर लेना। टी फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई फॉर क्या था क्लास? आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, पी फॉर प्रपोज डिविडेंड, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का? करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। इंटरिम में कोई ईयर नहीं होता क्योंकि वो बैलेंस शीट के नीचे रहता है। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सर हाँ, इतना हमें याद हो गया अच्छे से, वेरी गुड। अब आगे चलो यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करनी, 4 आइटम। तो ऊपर भी 4 आइटम थे, यहाँ भी 4 आइटम, 4 आइटम याद। देखो थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, समय लगेगा, वीडियो लंबी बनेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे वीडियो को, सो दैट हर बच्चा सीख सके। अब इसके अंदर तुम शॉर्ट में ना LIG याद कर लो, LIG, ठीक है, LIG, और एक एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन, LIG डेप्रीशिएशन। LIG नहीं याद कर सकते, DIG याद कर दो, ठीक है। और इसको क्लास आप और भी कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। ग्लिड आप याद कर सकते हो, GLID ग्लिड, ऐसे याद कर लो, ग्लिड, GLID ग्लिड, ठीक है।
तो जी फॉर क्या है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ। आपको याद है गुडविल, मैं से आपको आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में लिखवाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, बट यहाँ पे गुडविल हो चाहे पेटेंट हो चाहे ट्रेडमार्क हो, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर वो राइट ऑफ हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो वो ऑपरेटिंग में यहाँ पे प्लस होगा। गुडविल अगर राइट ऑफ हो रहा है, 5 लाख का गुडविल था, 3 लाख का हो गया, 2 लाख राइट ऑफ, वो यहाँ पे आएगा। सेम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इसके साथ, सेम ग्लेड GL। अच्छा, इसके अलावा डेप्रीशिएशन, जितना भी साल भर में डेप्रीशिएशन लगा है वो यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट का एक्सपेंस, कोई भी इंटरेस्ट अगर हम पे करेंगे, लोन पे हो, डिबेंचर पे हो, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट पे करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो यहाँ प्लस होगा। और अगर हम किसी भी एसेट को बेचते हैं और बेचने से लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट, वो भी यहाँ प्लस होगा। इन सबको ऐड कर देना, राइट। कौन कौन सी 4 चीज़ थी मुझे बताओ। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, देखो कैसे पढ़ोगे तुम। सबसे पहले सरप्लस, 4 चीज़ें ऐड करेंगे, LIG, सॉरी टिप, TIP, फिर P, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें 4 चीज़ें और जोड़ेंगे, ग्लिड, GLID, D फॉर डेप्रीशिएशन, G फॉर क्या था, गुडविल रिटर्न ऑफ, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या था, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इन चारों को हम लोग प्लस करेंगे, इन चारों को हम लोग क्या करेंगे क्लास, प्लस करेंगे। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर तुमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस किया है तो नीचे इंटरेस्ट इनकम को माइनस कर देना। तुमने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट को प्लस किया है तो तुम गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट को माइनस कर देना। ये ध्यान रखना। देखो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस तुमने प्लस किया है तो इंटरेस्ट इनकम माइनस कर देना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट प्लस किया है तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट को माइनस कर देना। मतलब 6 चीज़ें हो गई। सरप्लस में 4 चीज़ जोड़ते थे, फिर 4 चीज़ जोड़ा और 2 चीज़ घटाया, तो जो लास्ट में आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बताओ मुझे बहुत हद तक तुम्हें याद हो रहा है कि नहीं। 75 छोड़ो, तुम्हें 100% यहीं याद करा के भेजूंगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ ऐड और 2 चीज़ें लेस करनी है, बस खत्म, फिर आ जाएगा नेट कैश फ्लो या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग हम कर चुके हैं। क्या, ध्यान समझना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या डिक्रीज इन करंट असेट, ये ऐड होगा। ध्यान समझना, करंट लायबिलिटी का बढ़ना या करंट असेट का घटना, जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं उनका बढ़ना या करंट असेट का घटना, वो क्लास यहाँ पे आप प्लस करोगे। इसका उल्टा माइनस, लाइक डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट असेट, ये क्या करोगे क्लास, आप माइनस कर दोगे। इसके अलावा एक चीज़ और आपने माइनस करनी, वो है टैक्स पेड। कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। आपको याद होगा ऊपर था प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करंट ईयर का, सबसे लास्ट में टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का। उसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सोचो कितना आसान है। सबसे पहला टिप, फिर पी, फिर ग्लिड, ग्लिड के बाद अगर इनकम प्लस लॉस, इनकम प्लस लॉस प्लस तो गेन माइनस, और एक्सपेंस प्लस था तो इनकम माइनस। इसके अलावा करंट, एक ही चीज़ ऐसे याद कर लेना बस, तुम्हें एक ही चीज़ याद, मेरे को सच बताओ, मेरे को एक ही चीज़ याद है बस, बस मुझे इतना याद है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस और करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, तो करंट एसेट घटने पे प्लस होगा, करंट एसेट घटने पे प्लस है तो करंट एसेट बढ़ने पे क्या होगा, माइनस। ये आप याद कर लेना, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक एक बच्चा प्लीज़ इसे अपनी कॉपी पे, कमेंट में, हाथ में, जहाँ लिखना चाहो पेन से एक बार लिख लो, जो सुविधा लग रही है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हें याद है ना तो तुम चारों बना सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, ये सबसे ज़्यादा होता है। ओके, खत्म। लास्ट में टैक्स पेड घटा देना, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग का आंसर हमारा खत्म। नेक्स्ट, अब इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट प्लस, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव प्लस हो गया, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट ये माइनस हो गया, गुडविल परचेज या पेटेंट परचेज वो माइनस, और इसके बाद आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लस में आया तो फ्लो फ्रॉम, माइनस में आया तो यूज्ड इन। फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज। अच्छा, एक चीज़ और है, ये क्वेश्चनों में आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो जब हम शेयर इशू करते हैं, आपको कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रखा है, तो जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इशू करते हैं तो प्रीमियम पर करते हैं,
कई बार पार कई बार प्रीमियम। तो 100 का शेयर 120 में इशू किया तो 120 आया ना हमारे पास, तो ऊपर आएगा 100, प्रीमियम का आएगा 20। तो ये भी आता है इसके अंदर, बहुत कम यूज होता है बट ये रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिबेंचर, लोन रीपेड, इंटरेस्ट पेड, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, एसपीआर बढ़ेगा प्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट घटेगा, एसपीआर घटेगा माइनस, और फिर जो लास्ट में आता है वो आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ये यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा ए बी सी पूरा कंप्लीट। अब एक डी एक्टिविटी है जो कि है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो कैसे करते हैं ध्यान से और अच्छे से समझना। ए प्लस बी प्लस सी, पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सीधा सीधा बोलेगा ऑपरेटिंग का आंसर कितना है, इन्वेस्टिंग का आंसर कितना है, कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर। इतनी हेडिंग थी, जैसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आंसर कितना बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का वो कितना है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लास्ट में बताऊंगा आपको, डोंट वरी, अभी मत दिमाग लगाओ उस पर, अभी जितना बता रहा हूँ बस उतना कर लो, ठीक है। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर कैश और बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी बैलेंस शीट में आता कहाँ है, मैं बोलूँगा बेटा करंट असेट के अंदर आता है। तो कई बच्चे बोलेंगे सर करंट असेट का तो ट्रीटमेंट आप कर चुके हो ना, करंट असेट का तो ये ट्रीटमेंट किया था आपने, इंक्रीज इन करंट, ये रहा इंक्रीज इन करंट असेट लेस डिक्रीज इन करंट असेट प्लस, आपने ये किया था। बट ये सारे करंट असेट होंगे बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़कर, तभी मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट एक बार दिमाग में रख लो, क्लैरिटी क्वेश्चन बनाने से ही आएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश और बैंक प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, जब आप इनको जोड़ दोगे तो ये आएगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बराबर। बात समझे। ए प्लस बी प्लस सी कैसे करते हैं क्लास, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए मतलब ऑपरेटिंग का आंसर, बी मतलब इन्वेस्टिंग का आंसर, सी मतलब फाइनेंसिंग का आंसर। इसमें हम जोड़ेंगे ओपनिंग कैश एट बैंक अगर तुम्हें दे रखा है तो, अगर तुम्हें ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दे रखा है, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं दिखा दूंगा बैलेंस शीट में दे रखा होगा। अब आप इन तीनों को जोड़ोगे, जो चीज़ यहाँ निकल कर आएगी ना, पक्की बात है वो दो चीज़ों के सम के बराबर होगी। यहाँ पे क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, अगर ये दोनों के सम के बराबर नहीं है तो मतलब तुमने क्वेश्चन में कुछ गलती की है, और अगर ये दोनों सम के बराबर है इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका ए प्लस, ये पूरा फॉर्मेट है, बस कोशिश करना किसी भी तरीके से फॉर्मेट जैसा मैंने बताया वैसा याद हो। मैंने कोशिश करी कि बहुत हद तक आपको फॉर्मेट क्लास में याद करा सकूं। अगर आपको मेरी ये पॉलिसी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके फीडबैक जरूर देना, शेयर करना इस वीडियो को सारे दोस्तों में। यहाँ प्लेलिस्ट इको की और बीएसटी की भी है, तो इसको भी आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो और यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और आज जो मैंने बताया उसका निचोड़ भी मैं अगली क्लास में आपको दे दूंगा, सो दैट जो थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। चलो एक बात और क्लास मुझे आपको बतानी है, जैसे ये आप देखोगे ना फाइनेंसिंग के अंदर डिविडेंड पेड होगा कहीं ना कहीं, देखो फाइनेंसिंग के अंदर ये रहा, फाइनेंसिंग के अंदर देखो यहाँ पे डिविडेंड रिडम्पशन, ये रहा इंटर डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड पेड है ये भी प्रीवियस ईयर का है, तो डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही आपने यहाँ प्लस किया था प्रपोज डिविडेंड में, देखो प्रीवियस ईयर का ये रहा, और माइनस भी लास्ट में प्रीवियस ईयर का ही होता है। करंट ईयर का कोई डिविडेंड हम लोग कंसिडर नहीं करते, कहीं हम उसको लेते नहीं। ऐसा क्यों होता है ये क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। उम्मीद है क्लास आप इसको शेयर करोगे और इस फॉर्मेट को अच्छे से याद करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।